Hello students, after discussing few questions, let's move to one more concept. Okay, that is partnership questions. ठीक है, दिस इज़ नॉट फेयर नहीं, तो एक समझने के लिए आपको टॉपिक वाइज बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप बोल सकते हैं. पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, उस काम को पूरा कर रहे हो, तब किन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके अपन सिंपली इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि इन पार्टनरशिप टाइप क्वेश्चंस we will always be considered with one unit. इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं. क्वेश्चन है 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days. मतलब 8 men हैं और 12 बॉयज़ हैं, इन्होंने मिलके 10 डेज में वर्क फिनिश किया. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट इज कि 6 men and 8 boys कैन फिनिश इट इन 14 days. 6 men and 8 boys कैन फिनिश इन 14 days. आपसे पूछा हुआ है कि अगर अकेला इंसान मतलब मैन काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, और अकेला अगर कोई बॉय काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब मैंने आपको ये लिखवाया कि 1 यूनिट की तरफ सोचना है आपको. ठीक है, तो आप ये देखो, पहले तो मैंने ये आपको काफ़ी बार बता दिया कि जो चीज़ फाइंड करनी होती है अपन को उसी को लेट करते हैं मैथ्स में. ठीक है, फिर उसी के रिलेशन में इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी. ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेट a man completes work in X days. मान लिया किसी एक आदमी ने जो कंप्लीट किया वो X डेज में काम कंप्लीट किया है, एंड बॉय के लिए आप मान लो Y. ठीक है, अब इसके ऊपर चलते हैं 1 यूनिट के ऊपर. 1 यूनिट क्या कहना चाह रहा हूँ, इसने X डेज में काम कंप्लीट किया है, कंप्लीट X डेज में किया है, तो आप ये बताओ 1 डे में कितना काम करेगा वो, तो दैट विल बी 1/x. अब ये कॉन्सेप्ट कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि ये 1/x क्यों आ गया है यहाँ पे. ठीक है, एक दिन में किया हुआ काम. अब इस बात को ऐसे समझो, सपोज करो किसी टीचर ने तुम्हें एक असाइनमेंट बनाने के लिए दिया. ठीक है, उसको तुम अगर रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करते हो, रेगुलर बेसिस मतलब जितना टाइम उसने बोला है करने के लिए 1 आवर 2 आवर, वो उतना टाइम अगर आप देते हो उसको, तो वो मान लीजिए 4 डेज में कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो अगर वो टीचर आपसे 2 दिन बाद पूछता है कि वो असाइनमेंट कितना हो गया, तो आप बोलते हो सर हाफ हो गया, या आप बोलते हो सर 50% हो गया. ठीक है, वो कैसे बोलते हो, मान लो उसने 2 दिन में पूछा है, तो 2 दिन में इतना होगा वो, क्योंकि वो 4 दिन में तो पूरा हो रहा है. ठीक है, तो एक दिन में कितना होगा, वो 20% होगा. 20% को 25% होगा. 25% को कैसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/4 हो गया. तो मतलब काम जितने टोटल डेज में कंप्लीट हो रहा होता है, अगर अपने को 1 डे का चाहिए तो अपन क्या करेंगे, 1/टोटल, तो 1/x इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, फिर लेट्स मूव टू क्वेश्चन अगेन. अब मैं बोल रहा हूं कि यूनिट के बारे में सोचना आपको, तो ठीक है, 8 मैन ने एक दिन में काम किया इतना. ठीक है, प्लस 12 बॉयज़ हैं, 12 बॉयज़ ने एक दिन में काम किया इतना. ठीक है, तो अगर काम 10 दिन में पूरा हो रहा है, ये किया हुआ काम 10 दिन में पूरा हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा, दैट विल बी 1/10. दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर. सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, तो सेम क्रिएट हो जाएगी. 6 men and 8 boys complete. This will be your first and second equation. Please pause it and note it down.
तो हमने क्या किया, 1/x को a एज्यूम कर लिया, रिड्यूसिबल फॉर्म अभी लास्ट देखी हमने, ठीक है। तो 1/x को a लिखा, 1/y को b लिखा, तो मेरी इक्वेशन इस टाइप से जनरेट हो गई, ठीक है। तो इसको चाहे तो एलिमिनेशन से कर लो, चाहे किसी भी मेथड से कर लो। सपोज लो मैं एलिमिनेशन से ही कर देता हूँ। मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे भी 24 हो गया, इसका कोफिशिएंट b का कोफिशिएंट 24 और इस b का कोफिशिएंट भी यहाँ पे 24 हो गया, तो दोनों b के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब एलिमिनेट करना ईजी हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 16a + 24b इज इक्वल्स टू 2/10, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये होगा 18a + 24b इक्वल्स टू 3/14, इस टाइप से आ गया। अब आप ये देखो कि जो दोनों कोफिशिएंट सेम हुए हैं, बोथ आर पॉजिटिव। तो अगर ऐसा केस हो तो अपन नीचे वाले सारे साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2a, यहाँ आ जाएगा 2/10 - 3/14। एलसीएम लोगे, यहाँ पे 140 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिख लो 28 - 30, ठीक है। -2a चल रहा है, उसको सॉल्व करो तो -2a इज इक्वल्स टू माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल, ये 2 की टेबल पे कैंसिल, तो a की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 140, ठीक है। तो b तुम लोग खुद निकाल सकते हो, ठीक है। b विल बी 280, 1/280, डू योर सेल्फ, ठीक है। सब्सटीट्यूट ही करनी है वैल्यू। अब इसको क्वेश्चन को यहाँ मत छोड़ना, ठीक है ना। उसने बोला है कि मैन को काम करने में कितने दिन लगेंगे, और ये एक्चुअली वैल्यू वो नहीं आई जो चाहिए थी, अपन ने तो x मानी थी। तो अब अपन चलते हैं वापस से, a क्या माना था हमने, 1/x को a माना था, इसकी वैल्यू आ गई 140। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 140 डेज, ऐसे ही y विल बी 280 डेज। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन डाउन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, चलो लिख देता हूँ। गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन फाइंड x एंड y। सिंपल ये क्वेश्चन है। अब अगर तुमने 9th की मैथ्स थोड़ा सा ध्यान से पढ़ी है तो आई थिंक चैप्टर वॉज 10th सर्किल्स, उसमें एक थ्योरम थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल A प्लस एंगल C मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री and angle B plus angle D that also must be equals to 180 degree because ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है। यहाँ भी सेम रीजन, because ABCD is a cyclic quadrilateral। फिर अभी A एंगल की वैल्यू क्या है, वो है 2x - 1 डिग्री, ये है, ठीक है। ऐसे ही ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ सॉरी y होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया, 2x - 1 + 2y + 15 मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2x + 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ से बचा 14 उधर जाके माइनस हुआ तो 164, ठीक है। आई थिंक आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। x + y विल बी इक्वल्स टू 82। दिस विल बी योर फाइनल फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। सेकंड सॉल्व कर ली, b की वैल्यू रख दी y + 5 + 4x - 7 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से -2 बच रहा है, दैट विल बी एडिड when side will be changed and this will be your second equation। सिंपल एलिमिनेशन लगा लो भले, तो सॉल्व हो जाएगा।
तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ पे 166 आएगा, ठीक है, और ये 83 हो जाएगा। नाउ इट्स करेक्ट, प्लीज़ करेक्ट अगेन, इसको करेक्ट करके नोट कर लीजिए। एलिमिनेशन लगाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये 99 बच गया और यहाँ से 3x बच गया, तो x इज इक्वल्स टू 33। x की वैल्यू 33 आ गई, y की आप निकाल लेना, ठीक है, y की चलो निकाल देते हैं, ये 33 आई, y आ गया 50, ठीक है, y की वैल्यू 50 आ गई। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ पर उसने पूछा है फाइंड x एंड y, तो ये छोड़ देना। मान लो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एंगल्स, अगर उसने एंगल्स बोल दिया तो आपको सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, जैसे से एंगल A इज 2x, x इज 33 माइनस 1, तो दैट विल बी 65 डिग्री। इस हिसाब से आपको सारे एंगल फाइंड करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ पॉज एंड नोट द फाइनल सॉल्यूशन। लेट्स मूव टू न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, पूछ लेता है एग्ज़ाम में, कम चांसेस हैं कि पूछेगा, लेकिन वी मस्ट नो कि इस मेथड में क्या होता है। वैसे आप लोगों ने ये मेथड ट्राई कर चुके हो छोटी क्लासेस में, 8th से स्टार्ट हो जाता है ये ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। मान लिया मैं एक इक्वेशन ऐसे लिखता हूँ 3x + 4y = 12, ठीक है, और बोल दूँगा इसको ग्राफ पे प्लॉट करो। तो इसको जब तुम ग्राफ पे प्लॉट करते थे 9th तक, टिल 9th, तुम ऐसे करके बॉक्स बनाते थे, एक्स वाई की वैल्यूज रखते थे, यहाँ पे ये अपना ऐसे करके ग्राफ होता था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, इस टाइप से सिस्टम था। अब आप एक्स की वैल्यूज रखते थे कुछ भी, से मान लो आपने एक्स की वैल्यू 0 रखी, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो ये 0 हो गया, 4y = 12, ये 4 डिवाइड में आएगा, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, y will be equals to 3, तो x जब तुमने 0 रखा तब y 3 आया, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्रिएट कर लिया। ऐसे ही चेक इट कि इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट आपको मिल गए तो आप ग्राफ जनरेट कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब 8th 9th में हो सकता है 3 या 4 पॉइंट्स निकालते हो, लेकिन किसी भी स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए 2 पॉइंट इनफ है। अब इससे जो लाइन पास होएगी, अब वो यूनिक लाइन है, भले ही आपने ये वाला पॉइंट और निकाल रखा है, ये वाला पॉइंट और निकाल रखा है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2 पॉइंट से लाइन फिक्स हो जा रही है आपकी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट तो यहाँ किया, दैट इज़ 4,0, एक पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज़ 0,3, और ऐसे करके लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल नोटेशन हो गई जो अब तक आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब वी विल मूव टू वन मोर मेथड ऑफ ड्राइंग लाइंस, लेकिन वो कभी कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, वो भी अभी देख लेंगे कब एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए आपको इक्वेशन दी हुई है 3x + 4y = 12 टाइप, यही इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आपको क्या करना है, इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देना है। 12 से क्यों, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी ना, मतलब इक्वेशन पहले इस फॉर्मेट में ले आना, ये भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड करना है, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1 आएगा, ऑब्वियस है, हमेशा ही 1 आएगा क्योंकि आप सेम वैल्यू रख रहे हो, और पॉजिटिव 1 आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे -12 होता तो मैं पूरी इक्वेशन को -12 से डिवाइड करता, यहाँ तक ठीक है। अब ये कैंसिल किया, 4 आ गया, ये कैंसिल किया, 3 आ गया, मतलब इक्वेशन इस टाइप से बन गई मेरी। अब इसकी प्लॉटिंग बहुत इजी है, क्या करना है, ग्राफ लेना है, x को 4 पे कट करना है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे कट करना है, y को 3 पे कट करना है, मतलब 1 2 3, ये पॉइंट क्या हो गया 0,3, ये पॉइंट को क्या हो गया 4,0, यही ग्राफ यहाँ बन रहा है। यहाँ अपन ने बॉक्स वगैरह क्रिएट किया, ठीक। चलो और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया ऐसे दिया हुआ इक्वेशन, ऐसे
ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो वैल्यू वहाँ लिखी होगी उसी से डिवाइड करना है, वो भले किसी भी साइन की हो। तो मैंने -10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब इसको फाइनली कंक्लूड किया तो ये 5, ये 2, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x/-5 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 1। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लिया ये इसके लिए कार्टेशियन सिस्टम बना दिया मैंने, ठीक है। तो x को तो ये -5 पे कर रहा है, मतलब यहाँ पे x की लेफ्ट में, तो ये तो हो गया -5,0 पॉइंट। y को कर रहा है ये 2 पे प्लस पे, मतलब ये हो गया 0,2। ये जो लाइन होगी दैट विल रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि ग्राफिकली इसको सॉल्व करो, ठीक है। मतलब वी हैव डन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, उससे भी एक्स वाई की वैल्यूज आती थी, ग्राफिकल मेथड से भी एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो मैंने इनके कोफिशिएंट देखे तो 2/1 और इसका कोफिशिएंट देखा तो 3/-1, तो ये इक्वल तो नहीं है। इक्वल नहीं है इस बात का मतलब क्या, ये लाइंस बनेंगी जो वो बनेंगी इंटरसेक्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं लाइंस को जनरेट करना। ये ग्राफ ले लिया मैंने, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, y डैश मतलब डैश इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव साइड, और ये अपना ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ग्राफ तो प्लॉट करना आता होगा, मैंने यही सोच के पिछली इन्फॉर्मेशन दी, बाकी जिनको नहीं आता देख लें। मान लो मुझे पॉइंट प्लॉट करना है -1,4, तो इस बात का मतलब क्या है, यहाँ से जो पहली पोजीशन होती है ये वाली, ये बताती है लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ठीक है। लेफ्ट कब जाएंगे जब नेगेटिव होगा, राइट कब जाएंगे जब पॉजिटिव होगा। ये जो पोजीशन है ये बताती है अप जाना है या डाउन जाना है। अप कब जाना है जब प्लस वैल्यू होगी, डाउन कब जाना है जब नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यू कैन ईजिली सी कि यहाँ पे पहले नेगेटिव लगा हुआ, तो मुझे यहाँ से लेफ्ट जाना है, यहाँ से लेफ्ट कितना जाना है वो -1, तो ये पॉइंट हो गया -1,0, ठीक है। एक बार को ये पॉइंट इतना हो गया। फिर दूसरे वाला क्या है, वो 4 अप जाना है, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया मान लो 0,4। तो इन दोनों से जो लाइंस निकल रही हैं पैरेलल एक्सिस के, ये जो पॉइंट होगा ना दैट विल बी -1,4। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अपनी ग्राफ में मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो नोट करना तो इसको नोट कर लो पॉज करके, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग। अब आपको ये इक्वेशंस प्लॉट करनी थी, तो मैं उसी मेथड से करवा रहा हूँ जिस मेथड से अभी आपको समझाया मैंने, ठीक है। अदरवाइज अगर आपसे नहीं जनरेट हो रही तो यू कैन क्रिएट द बॉक्स एंड देन फाइंड इट ट्रेडिशनली, ठीक है, जैसे आप करते आ रहे हो अभी तक। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया x/6 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। मतलब x पे 6 पे कहीं काट रहा होगा, y को 4 पे कहीं काट रहा होगा, इस टाइप से ऐसे लाइन इसकी बन जाएगी। फिर दूसरी लाइन की तो x तो -1 आ गया और y आ गया +1, तो इस टाइप से। अब ग्राफ पे यू कैन इजीली सी ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पे x की वैल्यू दे देगा, यहाँ पे y की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी 3,2, यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई। अब अगर उसने इसी में कंबाइंडली पूछा होता फाइंड एरिया फॉर्म्ड बाय गिवन लाइंस, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। एरिया फाइंड करो एक्स एक्सिस और इन लाइन से बना हुआ। तो देखो ये लाइन ये रही लाइन, और एक्स एक्सिस को भी इंक्लूड करना है, तो ये लो एक्स एक्सिस को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन को फाइंड करना है। तो इसका बेस देखो कितना है, इसका बेस है 0 से लेके 6 तक, सॉरी -1 से लेके 6 तक, मतलब 7। बेस कितना हो गया इसका 7 यूनिट्स,
ठीक है। और इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, जो इसके बेस के परपेंडिकुलर हो, ये, तो हाइट इज 2 यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आई थिंक सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इट विल बी 7 स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। एक बार इसका ब्रीफ देख लेते हैं। और एक आपसे ये बात करनी है कि जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, उनको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एक बात तो ये, दूसरी बात, मैं इस चैनल के थ्रू पूरी आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स कवर करूँगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है जैसे अदर कुछ इंस्टीट्यूट्स करते हैं, कुछ वीडियोस डाल दी, ठीक है, उसके बाद में फिर वो उसको पेड कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सारे लेक्चर्स पूरे कंप्लीट अपलोड होंगे, ठीक है। तो सब इससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इससे पढ़िए और अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछिए मुझसे, ठीक है। एवरी लेक्चर कंटेन्स फुल इन्फॉर्मेशन। कोशिश करता हूँ कि सब कुछ कवर हो जाए, फिर भी अगर कुछ बचता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो ब्रीफ ऑफ द चैप्टर में सबसे पहले अपन ने नेचर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया। नेचर क्या है, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल या कोइंसाइड, ठीक है। एक काम आपको बोला था कि अगर चौथा कोई व्यू आपके माइंड में आता तो मेरे से ज़रूर पूछें कि सर इसको कैसे करना है। वैसे अकॉर्डिंग टू मी पूछा जाए तो लाइंस जो हैं, जो ग्राफ पे प्लॉट होती हैं या कागज़ पे प्लॉट होती हैं, उनकी ये 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। स्पेस में इट कुड बी डिफरेंट। जैसे मान लो ये L1 है, ये L2 है, तो स्पेस में तो ऐसा हो सकता है। अब ये ना तो कट कर रही है ना पैरेलल है, ठीक है। ये ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी। बट अगर अपन बोर्ड पे प्लॉट कर रहे हैं तो अगर ये लाइन ऐसे होगी तो इसको आगे एक्सटेंड करके ये इंटरसेक्टिंग होगी। पैरेलल की कंडीशन ये होगी और कोइंसाइड की ये होगी, ठीक है। इन 3 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं होती। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर L1 को अपन इस हिसाब से डिनोट कर रहे हैं और L2 को मान लिया जनरलाइज फॉर्मेट उसका ये ले लिया मैंने, तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा, तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होगी। पैरेलल में क्या हुआ था, पैरेलल में हो गया था ये तो इक्वल होंगे बट कांस्टेंट वाला रेशियो वो इक्वल नहीं होगा। और कोइंसाइड विच वाज द थर्ड केस, उसमें क्या था, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और इस पे एक आध हमने क्वेश्चन भी देखे थे मिसिंग टर्म्स वाले, तो हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए करना चाहो तो। नेक्स्ट हमने देखे मेथड ऑफ सॉल्विंग। सॉल्विंग मेथड में जो फर्स्ट वो देखा था दैट वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। फिर हमने देखा था एलिमिनेशन मेथड, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड लास्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा ग्राफिकल मेथड। तो ये चारों मेथड डिस्कस किए आपसे, ठीक है। ग्राफिकल वाले में मैंने बताया आइदर यू कैन ड्रॉ इट बाय बॉक्स, और जो मेथड मैंने बताया वो भी करेक्ट है, उससे भी अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करी, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अभी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है, ठीक है। इफ़ आई कैन गेट द वैल्यूज़, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। अब इसको तुम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहोगे तब भी वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी। सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो भी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। एलिमिनेशन लगाओगे तो भी या तो इसको 1 3 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 2 1 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, जिनमें ये मतलब कोफिशिएंट सेम हो, क्रॉस में कोफिशिएंट सेम हो, उनमें क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो ऐड कर लो। ऐड करोगे तो दिस विल बी 348, दिस विल ऑल्सो बी 348 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आई थिंक आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक। अब ये देखो ये कैंसिल हो रहा होगा ऑलमोस्ट, बाकी आप चेक कर लेना। ये 8 है तो 5 पे कैंसिल होना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 4 40, बिल्कुल ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 आ गया। 348 कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक, अब क्या करो, अब इसको माइनस करके देखो, मतलब यहाँ पे तो मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड किया, तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को आई एम सब्ट्रैक्टिंग, तो ये हो जाएगा 6 एंड 8। ठीक है, 86x, ये हो जाएगा -86y, और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है 86 अगेन। ठीक है, तो सिंपल हो गया, 86 से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब आई थिंक इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना इज वेरी इजी। x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे y कर लो भाई, बाई मिस्टेक x लिखा गया।